अहम इश्यूज़ पर बात करें। और सबसे पहले ज़ाहिर है आजकल जुडिशरी न जाने टारगेट बना हुआ है या क्या सिचुएशन है, क्योंकि आज पहले लाहौर हाई कोर्ट में 2 जस्टिस को भी वैसे ही ख़त मौसूल हुए जिस तरह के ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 8 जस्टिस यानी तमाम को मौसूल हुए थे। और रेशम नामी कोई ख़ातून थी जिन्होंने ये ख़त भेजे थे, लेकिन उस ख़त के अंदर जिस तरह से एंथ्रेक्स का वर्ड लिखा हुआ, वार्निंग साइंस और एक स्पेशल किस्म का पाउडर होता है, द कोटेड पाउडर, विच इज़ मेंट एक्चुअली किसी को थ्रेट करना हो, किसी को वार्निंग देनी हो या किसी को बताना हो दैट आई कैन किल यू, तो फिर ये एंथ्रेक्स जो है इसका वर्ड और ये पाउडर और ये ट्रीटमेंट यूज़ होता है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट तमाम तर जस्टिस को मौसूल हुआ। उसके बाद सिलसिला जारी रहा। लाहौर हाई कोर्ट के 5 जस्टिस को 2 जस्टिस को भी ये ख़त मौसूल हुए जो कि उन्होंने खोले नहीं आया, बल्कि मामला दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को भी धमकी आमेज ख़त मौसूल हो चुके हैं। यानी ये मामला हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट की जानिब चला गया और अब फिर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा साहब समेत 5 यानी सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा साहब को भी धमकी आमेज ख़त मौसूल हुए। सुओ मोटो इस टाइम पे चल रहा है और बड़ा एक जो है क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि जुडिशरी और खुफिया इदारों की ऐसी बातें की जा रही हैं कि शायद खुफिया इदारों की कोई इन्वॉल्वमेंट है। अब ये खुफिया इदारे क्या हमारे खुफिया इदारे हैं या कोई ऐसी एंटी एजेंसी है जो पाकिस्तान के अंदर एंटी काम कर रही है। लेकिन अगर कोई एंटी एजेंसी है तो इज़ दिस एजेंसी वर्किंग सो पावरफुली कि ये खतूत भेज रहे हैं, ये लेटर्स भेज रहे हैं, पहले 5 भेजे हैं, उनको जब कोई ट्रैक नहीं कर सका फिर 2 भेजे हैं, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत आज यानी इस्लामाबाद जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके भी तमाम तर लोगों को भेज दिए। क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर कि यहाँ पे आईन कानून इतना कमज़ोर है, हमारे यहाँ पे कानून कि हम चीज़ों को फॉलो ट्रेस ही नहीं कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं है इस मुल्क में जिसका जो दिल करे वो कर ले। और अब आज की जो प्रोसीडिंग थी, जिस तरह से काजी फायज ईसा साहब ने इस केस को टेकअप किया और जो बातें की, वो बातें सुन के तो लगता है जैसे इस मुल्क के अंदर कुछ चेंजिंग आने वाली है। लेकिन क्या ये चेंजिंग आ पाएगी? क्योंकि पाकिस्तान की 76 साल हिस्ट्री के अंदर जो हमारे हालात आज ख़राब हैं, इनकी रीज़न कोई 2, 4, 5, 10 साल नहीं है, बल्कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक, क़याम पाकिस्तान के बाद से आज तक जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, इस सब सूरत हाल के अंदर किसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है। अब हम जिस सूरत हाल पे आके रुक चुके हैं, सूरत हाल पे आके अब कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना होगा। वी हैव टू डिफाई द मोमेंट, बताना होगा कि आखिर कौन जिम्मेदार था। अगर जजेस कहते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, अगर जुडिशरी कहती है कि हमें काम नहीं करने दिया गया, हमें प्रेशराइज किया गया, और वो प्रेशराइज जिस तरह आज काजी फायज ईसा साहब ने बताया और उनके साथी जजेस जो 7 रुकनी बेंच में शामिल थे, आज काफ़ी सारा जो गुफ्तगू हुई इसमें ये बात भी की गई कि सिर्फ आपको थ्रेट बाहर की जानिब से नहीं आता, आपको फैमिली की तरफ से भी आ सकता है, बच्चों की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से, फैमिली की तरफ से, किसी भी इस तरफ से भी आपको थ्रेट मौसूल हो सकते हैं। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई डायरेक्टली इस तरह थ्रेट करे, आपको बहुत से वाय से थ्रेट किए जा सकते हैं। फिर आपको ऐसा भी कुछ कह देना और अपना कोई काम करवाने के लिए कोई बात कह देना, वो भी एक थ्रेट है। इस पर गुफ्तगू करेंगे स्टूडियोज़ में जो ज्वाइन कर रहे हैं। ख्वाजा अयूब नसीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर। माहिर कानून है साथ रुबाब सलमान, वो भी हमें ज्वाइन कर रही है, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मिस्टर रुबाब, आप क्या समझती हैं? आई कम बैक टू यू ख्वाजा। मिस्टर रुबाब, जो जुडिशरी के अंदर हो रहा है और जिस तरह से अभी मामला खुल के सामने आ चुका है और जजेस बोल पड़े और आखिरकार ये वक्त भी आना ही था कि मजबूर होकर बोल पड़े, कहा कि प्रेशराइज़ किया जाता है, हमें ब्लैकमेल किया जाता है, हमें हमारे ऊपर जो है कैमराज नस्ब करना, बाकी सब कुछ करना। हाउ डू यू टेक इट? ऑब्वियसली ये तो मेरे ख्याल में बड़े हौसले की बात है कि उन्होंने ये क्लेम कर दिया, ये बता दिया, ये कह दिया। बट द थिंग इज़ दिस के जैसे अभी बात हो रही थी कि मसला किसी ने, हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग एहतजाज करते हैं, अपनी बात बताते हैं, अपना दुख बताते हैं, अपनी मुसीबत बताते हैं। दैट इज़ अ करेज, जो एक करेज है उसके वो आ गए। बट अब मसला ये है कि प्रेशराइज जो कर रहे हैं, जिसका नाम लिया जा रहा है, अगर इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जा रहा है कि उसकी तरफ से उसको जो है वो प्रेशराइज किया जा रहा है, तो डू यू थिंक ये जो कमीशन बनाया है, ये जो है इसका कोई रिजल्ट, इसकी कोई आउटकम ऐसी होगी जो कि ये कंप्लेन जो है उसको एड्रेस करेगी? लेकिन अब तो आज की जो बातें हैं, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने, काजी फायज साहब ने जो कहा है कि मैं अब खुद से मामला देखूंगा, अगर जुडिशरी भी कोई हर्फ आ रहा है तो जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। जबकि मेरा ख्याल है कि चीफ साहब के होते हुए पहले सब कुछ हो रहा था। अब तो ये बात सिर्फ रिपोर्ट हुई है। लेकिन बहरहाल
आज उनका स्टांस लेना उन्होंने उनका ये कहना कि इस पे फुल कोर्ट बनेगा, प्रॉपरली पूरी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इस मामले को वेकेंट नहीं छोड़ा जाएगा, आप क्या समझती हैं? बिलाल साहब, काजी साहब के साथ जो पहले कुछ हो चुका हुआ है वो भी आपने देखा कि वो क्या हुआ था जब उन्होंने जो है ये स्टांस लिया था, इसी किस्म का कुछ मिलता जुलता लिया था, तो उनके भी पूरे के पूरे जो खाते वो खुल गए थे, उनकी फैमिली के खुल गए थे, उनकी बीवी, उनके बाहर के अंदर के सारे एवरीथिंग वाज एक्सपोज्ड। ठीक, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि अब वो जो ये स्टांस ले रहे हैं, इसके मीनिंग जो है वो उसके ऊपर स्टैंड भी करेंगे या नहीं? बट वो ये कहते हैं कि मैंने अपना केस फाइट किया था, मैं जीता हूं अपना केस और मेरे पे सब गलत इल्जाम। जी, उन्होंने बिल्कुल वो अपना जिस तरह फाइट किया था वो सब नहीं देखा है, और आज भी हम देख रहे हैं। ये जो सबसे अच्छी बात ये है कि जो कमीशन को इतना लिमिटेड टाइम के लिए बनाया गया, इतनी बड़ी जो है कंप्लेन है, डू यू थिंक कि जिसके बारे में कंप्लेन है वो इतनी आराम से और इतनी जल्दी से जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी? और जो उसके मेंबर्स हैं और जो उसको हेड कर रहे हैं, उनके ऊपर तो हमेशा के लिए ये है कि वो जज साहब जो हैं वो किसी भी फैसले को, किसी भी ऐसे फैसले को हमेशा जो है ना वो बिल्कुल न्यूट्रल सा फैसला देते हैं, ना इस पार्टी को नुकसान हो ना इस पार्टी को नुकसान हो। तो उसके लिहाज से आप ये सब कुछ देखें, और अगर वो उसको टेकअप कर रहे हैं और उसकी जो है वो प्रोसीडिंग जो है वो ऑन एयर की जा रही है, दैट इज जस्ट आर ड्रामा। ये एक ड्रामा है जो कि दिखाया जा रहा है ताकि हम आपके मेरे जैसे लोग जो है वो बेवकूफ बन सकें। आम आवाम जो है वो 50% जो है वो देख के खुश हो जाती है कि जी हम डायरेक्ट जो है वो प्रोसीडिंग देख रहे हैं। दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। वो कौन से जो ऑर्डर लिखना है, क्या वो ऑर्डर भी हमारे सामने लिखा जाएगा? वो जो है वो रिजर्व कर लिया जाएगा और वो फिर उन्हीं डिक्टेशंस के ऊपर लिखा जाएगा जो डिक्टेशंस दी जाएंगी। कोई भी ऐसी बात, ये प्रोसीडिंग दिखा देने से किसी चीज का फैसला नहीं हो जाता। दैट इज सिंपल, जो एक रूटीन की चीजें चल रही होती हैं, क्वेश्चन किए जवाब आए, ये हुआ। जैसे अभी सर ने कहा कि जी डिफेंडेंट और जो है वो पिटिशनर की तरह वो लोग अपनी बातें कर रहे हैं, दैट इज ओके। लेकिन जब फैसला रिजर्व किया जाएगा उसको कौन दिखाएगा? वो क्यों रखा जाएगा? क्या ये सारी प्रोसीडिंग के बाद ये एंड पे कह दिया जाएगा जी एविडेंस कोई नहीं मिला? बिल्कुल सही है कि इन्होंने क्लेम किया, इन्होंने एक कंप्लेंट की, दैट इज वैलिड कंप्लेंट, बट अनफॉर्चुनेटली हमें एविडेंस नहीं मिला कि ये वाकई इनको प्रेशराइज जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से किया जा रहा है। इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस हो रही है, नोबडी कैन टेल दैट। तो ये चीज़ें कहने को, दिखाने को समथिंग एल्स हैं। जब ये फाइनलाइज होंगी और विद इन दिस ड्यूरेशन जो दिया गया है और जो कमेटी बनाई गई है उसके लिहाज से जब आंसर आएगा तो आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं, और हम देखेंगे कि व्हाट इट वुड बी। समझती हैं जो खतूत मौसूल होना, चीफ जस्टिस साहब को आ जाना और सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर सीनियर जजेस को यानी 5 मेन को मौसूल होना, क्या समझती हैं आप? कैसे थ्रेट है, कौन कर रहा है? देखिए, हम बात करते हैं एक आइडियल जो है पाकिस्तान की, जिसके अंदर जो है हुकूमत इंडिपेंडेंट होती है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, आपकी जो है एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो आपके इंडिपेंडेंट होते हैं एग्जीक्यूशन करने के लिए। बट द थिंग इज़ दिस कि हमारे यहाँ पर ये जो डेमोक्रेसी है जो कही जाती है, इट इज़ नो डेमोक्रेसी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट इज़ अ डिक्टेशन। डिक्टेटर्स हैं जो कि हमें डिक्टेट कर रहे हैं, और डिक्टेटर्स भी मैं इसको एम्फसाइज करूँगी कि दे आर फ्यू पीपल। वो भी हमारी जो है हमारी आर्मी के कुछ लोग हैं जो कि इसे डिक्टेट कर रहे हैं पूरे के पूरे मुल्क को, ठीक है, पूरी की पूरी रियासत को और एक सारे निज़ाम को चला रहे हैं। अब जब हम बता देते हैं कि देयर इज़ नो, कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं है जो कि उनकी वजह से चल रही है, या उसकी कोई अपनी खुद से कोई बात है, या कोई खुद से वो सैंक्टिटी है, या वो कुछ चला सकते हैं, तो दैट्स मीन कि जब एक ही जो है एस्टैब्लिशमेंट डिक्टेशन देने के लिए है, तो फिर यहाँ पर ना तो इसका मतलब है हुकूमत का कोई नाम है, ना ही यहाँ पे जुडिशरी का नाम है। अब आप पूछ रहे हैं कि थ्रेट, तो आप मुझे बताएं कि व्हेन देयर इज नो बॉडी, जब यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो फिर थ्रेट को आप किस सिनेरियो में देखेंगे? थ्रेट जो है वो ऑब्वियसली दे आर नॉर्मल पीपल, दे आर ऑर्डिनरी पीपल फॉर देम। तो ऑर्डिनरी लोगों को जो है वो थ्रेट ही दी जाती है और कुछ नहीं दिया जाता। उनको थ्रेट ही दी जाएगी इसलिए क्योंकि वो अब जाने कि उनकी बाउंड्रीज क्या हैं, उनकी लिमिट्स क्या हैं, उन्होंने किस लिमिट्स के अंदर रहना है और किस लिमिट्स के अंदर चलना है, उससे बाहर वो कुछ भी बोल नहीं सकते। फैसला एक बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है, वर्डिक्ट देना, किसी बात के ऊपर जजमेंट देना, दिस इज अ बिग वर्ड। लेकिन उस लिमिट के अंदर उन्होंने रह के ये बताना है कि अगला कदम क्या होगा, या ये जो सारा का सारा जो आप लोगों ने एक्सप्रेस कर लिया, आपने चाह लिया, अपना लेटर लिख के अपने कैथारसिस कर लिए, इसका एंड रिजल्ट क्या है?
वो बाउंड्रीज जो हैं वो थ्रेड डिफाइन कर रही है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि समझा ये जा रहा है कि जो ये अब हम जिस नहज पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आके शायद पाकिस्तान के लिए कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा है, और शायद इस मुल्क के अंदर कोई बड़े एक चेंज की तरफ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद यहाँ पे एक बड़ा चेंज आएगा। क्योंकि गुज़िश्ता दो तीन सालों के टेन्योर को अगर देखा जाए, जो केयर टेकर सेटअप था और उससे पहले का जो सेटअप था, बड़ा जुल्म हुआ यहाँ पे लोगों के साथ। जिस तरह से पुलिस वालों ने घरों में घुस के लूट मार की, तोड़ फोड़ की, 9 मई के वाक़यात के अंदर जिसका नाम आता था उसके घर पुलिस घुसती थी, डाकुओं की तरह हर चीज़ वहाँ से उठाती थी, गायब करती थी, और उसके बाद पुलिस से रिकवरी करना तो कौन कर सकता है इस दुनिया में, कोई भी नहीं कर सकता। जिस बेचारे का कई मेरे दोस्त जानने वाले जिनके घरों पे इसी तरह पुलिस घुसी है और घुस के करोड़ों का माल लूटा है और बाद में इन दी एंड मिला कुछ भी नहीं है। मिलना क्या था वहाँ पे? तो जब ये हालात यहाँ पे होंगे, यही अवाम, एक रियासत का काम ये होता है मिस्टर बाब, थोड़ा सा समझिएगा कि रियासत माँ की तरह होती है, उसने अपने बच्चों को पालना होता है। यानी इस मुल्क की बेसिक हेल्थ फैसिलिटी, खुराक, यानी कोई बच्चा जो इस मुल्क में पैदा होगा उसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रियासत की होती है। आप टैक्स इसलिए देते हैं कि उस टैक्स के थ्रू आपके बच्चे, आपकी नस्लें और आप खुद इस मुल्क के अंदर सिक्योर रहेंगे। रियासत आपकी जिम्मेदार होगी इस चीज की। हमारे मुल्क में एक रियासत क्या है? हमने यहाँ पे अगर बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है तो प्राइवेट स्कूल की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अगर हमने किसी हॉस्पिटल में जाना है, वी हैव टू गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल। हमें बिजली चाहिए, खुद से यूपीएस लगाओ, खुद से सोलर पैनल लगाओ, बिजली पूरी करो। अगर आपको गैस पूरे दिन चाहिए तो बाहर जाओ, जाकर सिलेंडर खरीद के लाओ और उसके थ्रू अपनी गैस पूरी करो। हर काम यहाँ पे खुद करो। तो फिर टैक्स किस बात का आवाम देती है? टैक्स क्यों देते हैं लोग यहाँ पे? अगर ये सिर्फ अपने अशराफिया की अरबों रुपए की गाड़ियां, इनकी फ्यूलिंग, इनकी अयाशियों के लिए पैसे दिए जाते हैं। ये पैसे इसलिए दिए जाते हैं कि मरीम नवाज साहिबा 3 करोड़ के टायर बदल ले अपनी गाड़ी के, वो अरबों रुपया खर्च कर ले अपनी तशहीर के ऊपर, क्योंकि गरीब टैक्स का पैसा दे रहा है, उस पर तो लगना नहीं है, ना उस तक जाना है। अशराफिया ने खाना है, सियासतदानों ने खाना है, ब्यूरोक्रेसी ने खाना है, गरीब का तो कुछ भी नहीं बनना। तो फिर क्या इसलिए लोग टैक्स देते हैं? तो क्या ये टैक्स देने वाले बेहतर हैं या जो 60% लोग इस मुल्क में गैस और बिजली चोरी करते हैं वो इनसे बेहतर है? क्या इधर ही है सर, अभी आएंगी मैडम, तैयार हुई होंगी, और उन्होंने को 2-4 करोड़ रुपए के ऊपर ज्वेलरी और कपड़े पहने होंगे और आके कहेंगे अवाम के दिल में बड़ा दर्द है। मरीम नवाज इनकी बातें जब करते हैं ना, यही हालात है। मिस रुबाब बीइंग अ वुमेन, आप भी ज़ाहिर है, क्या आप, अगर आपके पास ऐसा मनसब हो, एक मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आप भी अपने बाजू में 2-3 करोड़ की घड़ी पहने, कोई 10-20 लाख का जोड़ा पहने, कोई 15-20 लाख की जूती पहने और मर्सिडीज और करोड़ों की गाड़ियों में और एक लंबी फ्लीट के अंदर जाते हुए गरीबों के लिए दिल में दर्द का आप भी ऐसे ही क्लेम करती फिरेंगी? या अगर वाकई आपके दिल में दर्द होगा आप कहेंगी छोड़ो सब प्रोटोकॉल, छोड़ो सब फजूल अयाशियां, ये सब पैसा गरीब को दिया जाए? क्या समझती हैं आप? मेरे ख्याल में जो हमें तरबियत दी गई है उसमें यही सिखाया गया है कि मदद, हम बीइंग अ मुस्लिम भी हमें यही बताया गया है कि दूसरे की मदद करनी है, और मदद के लिए हर तरीका, यानी कि अब जैसे कि रमज़ान में है, ज़कात है, आपको वो सिखाई गई है। वो आपको यही बता रही है, आपको हर चीज़ में भाईचारा सिखाया गया है। ठीक, आपको ये बताया गया है कि दूसरे की मदद कैसे करनी है। और मनसब जो होता है ना, वो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आता है। वो आपके ऊपर जो है वो मर्सिडीज नहीं लेकर आता, बल्कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है जिसको आपने पूरा करना है, जिसकी वजह से आपको वो सीट मिली हुई है, वो इक़्तिदार मिला हुआ है जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं। ऑब्वियसली इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके आबाओ अजदाद आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं, और वो इस प्रैक्टिस को लेकर चलते हैं। लेकिन चूंकि आप मैडम के ऊपर अगर तनकीद कर रहे हैं तो उससे पहले उनके आबाओ अजदाद पे तनकीद बनती है कि क्या उन्होंने ये चीज़ें लेकर चले। क्या जुमला था कि चले जी खाते हैं तो लगाते भी हैं, इट वॉज द उनके लिए उनका स्लोगन बन गया था। तो आप देखें कि अगर ये चीज वो लेकर चल रही हैं, ये सुन रही हैं और इसी को देख के वो बड़ी हुई हैं और आज वो किसी इक़्तिदार में आई हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि वो इसको ही उसको फॉलो करेंगी या उसको फॉलो करेंगी जो लोगों के दिलों में दर्द है या दुख है या उनकी तकालीफ है, उसको देखेंगी? वो अपने उसी प्रोटोकॉल को लेके चलेंगी जो कि उनकी फैमिली ने उनको दिया है। जब मुसीबत आए तो आप बाहर के मुल्क चले जाएं, अपने खजाने, अपनी चीजें, ट्रेजरी अपनी बाहर रखें, तो जो उनके नॉर्म्स हैं वो उसी को फॉलो करेंगी। ये मेरे ख्याल में कोई ये भी है कि कोई ऐसा बंदा होता है जिसको थोड़ी सी समझ बूझ अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं और वो चीज़ों को डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से देखने लग पड़ता है। लेकिन अभी तक जो जितने दिनों से वो इक़्तिदार में आई हैं, मुझे तो कोई भी ऐसा चीज़ नजर नहीं आई है कि उन्होंने कोई डिफरेंट जो है वो प्रोस्पेक्ट दिया है या कोई डिफरेंट विजन के साथ वो अपना कुछ दिखा सकी या गरीब का कुछ भला किया हुआ आज तक। वो 300 यूनिट फ्री देने वाली बातें, ख्वाजा अयूब नसीम साहब, मैं 300 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगी जब हुकूमत में आऊंगी, वो बड़ी फैंसीफुल बातें थी जो उन्होंने कही हैं, जो चांद तारे तोड़ के लाने वाली बातें थी। ख्वाजा साहब बहुत कुछ लास्ट मिनट, और मैं चाहूंगा कुछ थोड़ा सा कमेंट आपसे भी ले लूं।
इसी एक आखिरी मिनट में आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, मतलब क्या एक्सपेक्ट करेंगी इस पंजाब की लीडर से, मरीम नवाज साहिबा से, क्योंकि वो एक खातून है, आप भी एक खातून है, खातून होने के नाते आप क्या समझती हैं अगर उनको अल्लाह ने ये मनसब पे बिठा दिया, चाहे फॉर्म 47 के थ्रू ही बिठा तो दिया, अब कुछ तो आवाम के लिए बेहतर करके कुछ तो रिलीफ दे दिया जाए, व्हाट डू यू थिंक? पहली बात कि मैं लिटरली इस बारे में बात ही नहीं करना पसंद करूंगी। जो वो ये कर रही हैं और जो उनको मनसब मिला है, और ये मनसब दैट इज़ ऑल ड्रामा। ठीक। मैं चाहूँगी कि मैं कौम को जो है वो कम अज़ कम एक बात बताऊँ कि कौम जो है वो बनने के लिए हमें ये समझना है कि ये सब जो इर्द गिर्द ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, ये 6 जो लेटर्स आए, फिर उसके ऊपर प्रेशराइजेशन आए, फिर उसके बाद फर्दर लेटर्स आ रहे हैं, फिर ये जो है वो एक आटे की गेम चल जाती है, फिर कभी जो है अभी जैसे आप बता रहे हैं रास्ते जो हैं वो ब्लॉक किए जा रहे हैं, ये सब ड्रामाज हैं। ये इसलिए किए जा रहे हैं ताकि हम लोग इसके अंदर फंस के रहें और हम ये ना समझें कि हमें बीइंग कौम कैसे एक रियासत बनानी है। ठीक। रियासत जो है हुक्मरान तो पहली बात बिल्कुल नहीं है, ये तो हमें क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे जालिम जो है वो हमारे मुल्क को ऑन किया हुआ है, जो कि इसको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। उनका ताल्लुक जो है हमसे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब हमारा रोल रह जाता है कि बीइंग पाकिस्तानी हम क्या कर रहे हैं। हम अपने अपने रोल अगर अदा करें तो कम से कम हम कहीं पे किसी जगह पे स्टैंड कर सकते हैं, कुछ नहीं तो हम अपने मुल्क को, अपनी रियासत को डूबने से कम बचा सकते हैं। तो कम से कम शऊर जो है वो हम अपनी हद तक अपने जगाएं और इस चीज़ को समझें कि हमें कोई मैडम नहीं आएंगी, कोई सर नहीं आएंगे, कोई हुक्मरान नहीं आएगा, कोई ऐसा बंदा नहीं आएगा, कोई ऐसा मसीहा नहीं आएगा जो हमें आगे मैसेज दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव मैसेज। बहुत शुक्रिया रुबाब सलमान साहब आपका, अयूब नसीम साहब आपका शुक्रिया। नाजरीन आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।